वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 9 पार्ट 9 ऑफ योर एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी यूनिट। और आज का टॉपिक जो डिस्कशन का है दैट इज ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। सो लेट्स बिगिन। ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज। ड्रग्स एक्चुअली क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। ड्रग्स जो ज्यादातर परेशान करते हैं लोगों को और जिसकी लोगों को आदत पड़ जाती है वो हैं ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्केलॉइड्स। ये तीनों हैं मेन। ठीक है, ये तीनों नाम हमको याद करने हैं। और ये जितने भी ड्रग्स हैं ये ज्यादातर हमें मिलते हैं फ्लावरिंग प्लांट से और कुछ फंगस से भी मिलते हैं। ठीक है, तो कौन से हुए ड्रग्स जो हमें जो मिलते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, दैट इज ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्केलॉइड्स। और फ्लावरिंग प्लांट से ये मिलते हैं और कुछ फंगस से भी मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओपियोइड्स क्या होता है। ठीक है, ओपियोइड्स आर द ड्रग विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो ओपियोइड ड्रग्स हैं ये हमारे स्पेसिफिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट कुछ रिसेप्टर्स होते हैं ओपियोइड, उनके साथ बाइंड करते हैं। और कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से एक ड्रग होता है जिसका कि नाम होता है हेरोइन। इसे स्मैक भी कहते हैं, कॉमनली इसका नाम है। और ये सारे नाम जो हैं कि किसको स्मैक कहा जाता है, कौन सा हेरोइन है और इसका फॉर्मूला क्या है ना। जैसे कि ये यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका किस पार्ट से ये मिलता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपसे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ बात कर रही थी हेरोइन की। हीरोइन को स्मैक भी कहते हैं। इट इज केमिकली इसको बोला जाता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। क्या बोला जाता है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन, विच इज व्हाइट इन कलर, ऑर्डरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, बिटर इन टेस्ट एंड क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक है, एंड दिस इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। कैसे बनाया जाता है ये हीरोइन? ये बनाया जाता है मॉर्फिन, ये जो स्ट्रक्चर आपको केमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फिन का दिखा हुआ है उसका ये एसिटाइलेशन किया जाता है। ठीक है, एसिटाइलेशन करके मॉर्फिन का हीरोइन या स्मैक बनाया जाता है। और ये जो मॉर्फिन है ये कहाँ से मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट के कुछ लेटेक्स हैं, कुछ सिक्रीशंस हैं, उससे बनाया जाता है। और पॉपी का बॉटनिकल नेम क्या है? इट इज पेपावर सोमनीफेरम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और इसको ज्यादातर या तो स्नॉर्टिंग यानी कि सूंघ कर लिया जाता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू लोग लेते हैं। इट इज known as a depressant and slow down your body function। आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि ड्रग्स लेने के बाद आदमी एकदम होश खो बैठता है और एकदम उसकी बॉडी के फंक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं और उसे कुछ होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या समझ आ रहा है उसे, क्या नहीं समझ आ रहा। ये जो यहाँ पर प्लांट दिखाया हुआ है, दिस इज द प्लांट ऑफ ओपियम, जैसे पॉपी भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना पड़ेगा, केमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फिन का याद रखना पड़ेगा। ये बनाया कैसे जाता है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन से बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से होता है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं क्योंकि इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। अच्छा, अब अगला जो है दैट इज कैनाबिनॉइड्स। These are the group of chemicals which interact with the cannabinoid receptors। इसके लिए इसके रिसेप्टर होंगे प्रेजेंट, है ना, हमारे ब्रेन में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। ये प्लांट का नाम भी आपको याद रखना होगा कि ये मिलता कहाँ से है। ठीक है, तो नेचुरल कैनाबिनॉइड कहाँ से मिलता है? इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये भी आपको लीफ का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। आपको ये वाला स्ट्रक्चर जो इसका ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्केलेटन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार इमेज दिखाकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस तरीके के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। हाँ, तो जो फ्लावर टिप है, इसकी लीव्स हैं, रेजिन्स हैं, इन सब से वेरियस कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं ड्रग्स के, जिसको मैरिजुआना भी बोलते हैं, हशीश बोलते हैं, चरस, गांजा, इस तरीके के नाम आपने काफी सुने होंगे। और वो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट
ठीक है, कौन सा प्लांट, किस प्लांट की बात हो रही है? कैनाबिस सटाइवा। इसकी टॉप से, लीफ से, रेजिन से इनसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और इनको कैसे लिया जाता है? इनको भी सूंघ कर लिया जाता है, इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, या फिर इसकी टैबलेट्स भी लोग खाते हैं। सो जनरली टेकन बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन। दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर ही अपना इफेक्ट छोड़ते हैं। ठीक है, ओके। अब है अगला, जिसका कि नाम है कोकीन, या जिसे कोका एल्कलॉइड भी कहा जाता है। ये भी एक बहुत ही खतरनाक ड्रग होती है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोका प्लांट, जिसका कि नाम है एथ्रोजाइलम कोका। इट इज अ नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। ये भी हमें पॉइंट याद रखना है। प्लांट्स के सारे नाम हमको याद रखने हैं कि कौन सा ड्रग किस प्लांट से लिया जाता है और उसके किस पार्ट से लिया जाता है। ठीक है, तो कोका प्लांट से लिया जाता है कोकिन, जिसका कि नाम है एथ्रोजाइलम कोका। इट इंटरफेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। डोपामीन के ट्रांसपोर्टेशन में इंटरफेयर करता है, और कोकीन को कॉमनली कोक या क्रैक भी कहा जाता है। इसको भी सूंघकर लोग लेते हैं। इट इज अ पोटेंट स्टिमुलेटर एक्शन ऑन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सीएनएस पर ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, और यूफोरिया या अचानक से हमारी एनर्जी, जो लोग लेते हैं इसको, उनकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ठीक है, एक्सेसिव डोज अगर कोकीन की रहेगी तो वो जो ड्रग्स ले रहा है वो हेलुसिनेशन में भी चला जाता है। मतलब हेलुसिनेशन मीन्स वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। जो भी वो सोच रहा है वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, जिसका वो कुछ अपने जैसे सपने कोई लोग लेते हैं और उसको वो लाइव जिए, उस तरीके की इसमें प्रॉपर्टी आती है, जैसा कि एनसीईआरटी में बताया हुआ है। सो एक्सेसिव अगर डोज ली जाएगी कोकीन की तो हेलुसिनेशन होता है लोगों को। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनेटिंग प्रॉपर्टी आर एट्रोपा वेलाडोना। दूसरा जो प्लांट है एंड धतूरा। धतूरा तो हमारे इंडिया में आपको पता है काफ़ी उगता है, लोग इसे जानते हैं। फोक मेडिसिन में भी ये काफ़ी यूज़ होता था। और धतूरे का प्लांट और एट्रोपा बेलाडोना, ये इन दोनों का भी एक्सट्रैक्ट लेकर या प्रोडक्ट लेकर, वो किसी भी फॉर्म में प्रोडक्ट हो सकता है, हेलुसिनेटिंग प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं उस इंडिविजुअल में। ठीक है, सो दीज डेज कैनाबिनॉइड आर ऑल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्समैन। कुछ स्पोर्ट्समैन भी कैनाबिनॉइड इन दिनों लेते हुए दिखाई देते हैं, और वो लेते हैं क्योंकि उससे उन्हें लगता है कि उनकी एनर्जी लेवल या मसल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामिन, बेंजोडायाजेपामिन, ये जो हैं ये एज अ मेडिसिन ली जाती हैं। जो कि अगर कोई पेशेंट है, उसकी मेंटल इलनेस हो रही है, लाइक उसको किसी तरीके की डिप्रेशन या इंसोम्निया मीन्स नींद ना आना रात में। कभी कभी इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं कि कोई इंसान ज़्यादा चिंता कर रहा है तो उसकी रात की नींद गायब हो जाती है। तो अगर इस तरीके की कोई परेशानी होती है तो उस टाइम में उनके मानसिक शांति के लिए उनको डॉक्टर कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं इन डिफरेंट कंडीशंस ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, तो कौन कौन सी करते हैं? बार्बिट्यूरेट, एम्फेटामिन एंड डायाजापाइन। ठीक है, एंड मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सिडेटिव। नींद आ जाती है मॉर्फिन को लेने से। पेन किलर भी होता है, ये दर्द दूर कर देता है। इसीलिए कि जो पेशेंट्स सर्जरी जिनकी हो रही होती है उनको भी कई बार डॉक्टर्स मॉर्फिन इन अ वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन, या जो भी उनका प्रेस्क्राइब्ड उनकी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट डोज होती है वो उनको दी जाती है, ताकि वो पेशेंट ज़्यादा दर्द फील ना करे और सेडेटिव फॉर्म में चला जाए ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, सम प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स having hallucination property have been used from hundreds of years of folk medicine। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पुराने जमाने की मेडिसिन होती हैं उनके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स फोक मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं। ये रिलीजियस सेरेमनी में भी यूज़ किए जाते हैं, रिचुअल्स में। लाइक जैसे कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर लें तो शिवरात्रि पर लोग भांग लेना पसंद करते हैं। ठीक है, वो हालांकि उसका बहुत ही माइल्ड इफेक्ट होता है। तो इसी तरीके से कुछ फोक मेडिसिन है जहाँ पर इसकी बहुत ही लेस कॉन्सेंट्रेशन दी जाती है पेशेंट को ठीक करने के लिए, या डिफरेंट रिचुअल्स को कवर करने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। Okay, when these are taken for a purpose other than medicinal use on an amount of frequency that impair one's physical
फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन। मेडिसिन के अलावा अगर कोई अपने फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजी फंक्शन के लिए यूज करेगा तो इसे ड्रग अब्यूज कहा भी जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्मोकिंग है, स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे ऑफ हार्ड ड्रग, स्मोकिंग को भी हार्ड ड्रग की कैटेगरी में रखा जाता है। टोबैको, आपको पता है कि टोबैको ह्यूमन बीइंग बहुत मोर देन 400 ईयर्स से यूज करता है। ठीक है, इसको इस डिफरेंट लाइक सिगरेट एंड ऑल, उसके थ्रू, स्मोकिंग के थ्रू यूज करते हैं लोग। जो पान मसाला चबाते हैं उस तरीके से भी यूज किया जाता है, एंड यूज एज अ स्नफ। टोबैको कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स। टोबैको के अंदर कौन सा केमिकल है, यहाँ पर हमारी जो याद रखने की बात है वो ये है, टोबैको के अंदर निकोटीन है जो कि एक एल्केलॉइड है। ये यहाँ पर हमें याद रखनी है बच्चों कि टोबैको के अंदर कौन सा केमिकल है जो इफेक्टिव लगता है लोगों को, या ड्रग जैसा उनको फील होता है, उनको रिलैक्स फील होता है, तो दैट इज निकोटीन, और जो कि एक एल्केलॉइड है। और निकोटीन का क्या काम है, निकोटीन एक्चुअली क्या करता है, इट एक्चुअली स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड एंड रिलीज एड्रेलिन एंड नॉर एड्रेलिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन, और जिससे ब्लड सर्कुलेशन में वो रिलीज होता है, और उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अप हो जाता है, राइज हो जाता है, और हार्ट रेट भी बढ़ जाती है निकोटीन यूज करने से। ठीक है, और उसके डिफरेंट फॉर्म्स तो आपको पता ही है। स्मोकिंग इज एसोसिएट विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर। जितने भी लोग स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू चबाते हैं उनको डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर होने का बहुत खतरा होता है, जैसे कि लंग कैंसर होना होता है, लगातार धुआं उनके अंदर जा रहा होता है ना, तो लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, इस तरीके की डिफरेंट बीमारियां उन लोगों को हो जाते हैं जो कि चेन स्मोकर होते हैं, या जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा च्युइंग करते हैं यानी तंबाकू चबाते हैं, उनको भी बहुत रिस्क होती है ओरल कैविटी के कैंसर की, गले के कैंसर की, या ये जो ओरल कैविटी है उसके कैंसर की बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ जाती है तो क्या होता है, वो बाइंडिंग पहले करती है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन जब हमारे अंदर प्रॉपर नहीं जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर रही है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, और फिर धीरे 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 ऑक्सीजन क्या कर रही है बॉडी में, ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में भेज रहा है ताकि वो फंक्शनल अपना जो जितनी भी सेल्स हैं वो अपने फंक्शंस कर पाएं। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ बाइंड कर रही है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और फिर तरह तरह की जो दिक्कतें मैंने आपको बताई वो शुरू हो जाती हैं। सो स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। दिस कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। ठीक है, समझ आ गए आपको ये तीनों पॉइंट्स। व्हेन वन बाय पैकेट्स ऑफ सिगरेट वन कांट मिस द, आपको पता है ना कि उसके पीछे वार्निंग लिखी हुई होती है जब हम सिगरेट का पैकेट कोई भी बंदा खरीदता है कि अगर आप इसे ज़्यादा पिएंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए इट इज़ इंजीरियस टू योर हेल्थ। फिर भी लोग, चाहे बड़े हों बच्चे हों, आजकल कॉलेज, इनफैक्ट स्कूल स्टूडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की शायद लोगों को ऐसा लगता है कि हम अगर स्मोकिंग कर रहे हैं या हम ड्रग्स ले रहे हैं तो हम कूल दिख रहे हैं, है ना। शुरू में इस तरीके का सेंस आता है, और शुरू में ग्रुप में बच्चे लेते हैं या बड़े लेते हैं, शुरू में तो दोस्ती दिलवाते हैं, वरना तो किसी को कैसे पता होगा, कूल दिख रहे हैं या शान मारने के लिए, इस तरीके की। और फिर धीरे 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 उसका एडिक्शन शुरू होता है, और जो एडिक्शन हमारे को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो स्मोकिंग इज वेरी प्रिवलेंट इन द सोसाइटी बोथ अमंग यंग एंड old. Knowing the danger of smoking and chewing tobacco, it is an addictive nature in the young and old need to avoid these habits. ठीक है, any addict require counseling and medical help to get rid of this habit. जिन लोगों को छोड़ना होता है वो मेडिकल हेल्प भी लेते हैं, और फिर धीरे धीरे उनकी इस तरीके की हैबिट छूट जाती है। ठीक है, सो अब अगला जो टॉपिक है इसी टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज। सो एडोलसेंस का क्या मतलब होता है, इट इज अ पीरियड एंड अ प्रोसेस
ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर। जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, वो जो एक पीरियड है वो एडोलसेंस पीरियड होता है। जब हम टीनेजर्स होते हैं, बच्चों से बड़े वाले होने का बीच का जो फेज है उसे एडोलसेंस कहा जाता है। सो एडोलसेंस मीन्स बोथ अ पीरियड एंड अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर इन टर्म ऑफ हिज हर एटीट्यूड्स एंड बिलीव फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन अ सोसाइटी। और ये जो पीरियड है वो कब से कब तक का है? ये है 12 से 18 साल की एज कि उसको माना जाता है एडोलसेंस पीरियड। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है एडोलसेंस एज कौन सी मानी जाती है। इन अदर वर्ड्स, एडोलसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। इन दोनों के बीच का ब्रिज हम कह सकते हैं। एडोलसेंस इज अकम्पनीड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। एडोलसेंस स्टेज में बच्चों के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं। बच्चों को एकदम से गुस्सा तेज हो जाता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझने लगते हैं, जबकि अभी वो उस प्रोसेस में हैं। अपने पेरेंट्स से ज़्यादा समझदार तो हो नहीं सकते क्योंकि वो तो वो स्टेज पार कर चुके हैं, है ना। या अपने से बड़े आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, उनसे ज़्यादा। लेकिन ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो लोगों के अंदर चेंजेस आते हैं। बच्चे जिस स्टेज पर आप हैं, जिस स्टेज पर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, जब हम बच्चे से बड़े हो रहे होते हैं तो वो एडोलसेंस स्टेज में हमारे अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं। हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, हमारे बायोलॉजिकल चेंज आ जाता है, जिससे हम मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है। और उसमें बच्चों को बहुत ही ध्यान से चलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही एक टाइम होता है जब बच्चे कूल दिखने के लिए बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ में घुस जाते हैं। जैसे कि क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ जाती है, और जब वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कई बार ड्रग्स और एल्कोहल की तरफ उनका झुकाव हो जाता है। ठीक है, शुरू में तो कूल दिखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तो कर लिया, या एक्सपेरिमेंट ये क्या होता है, अब तो हम बड़े हो गए हैं, चलो देखते हैं। लेकिन उसके बाद आपको प्रॉब्लम शुरू होती है। जिन बच्चों को इनकी एडिक्शन हो जाती है उनको हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस फ्रॉम द प्रेशर टू एग्जर्ट इन एकेडमिक्स। अपने जो एकेडमिक्स का प्रेशर रिलीज करने के लिए कई बार बच्चे फिर लेना शुरू करते हैं, एग्जामिनेशन का प्रेशर रिलीज करने के लिए लेते हैं, तो कि हम कुछ देर के लिए मेरा दिमाग शांत हो जाए, इस तरीके की थिंकिंग उनके दिमाग में आती है। बल्कि ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में अपने पेरेंट्स से, अपने सीनियर से, अपने बड़े भाई बहन से बात करनी चाहिए। आपका स्ट्रेस बात करने से भी रिलीज होता है। जब आप किसी सही गाइडेंस वाले व्यक्ति से बात करते हो, और उस टाइम पर आपको अपने पेरेंट्स को, कोई तो परिवार में ऐसा होता है या फ्रेंड सर्कल में होता है, उससे हम हर तरीके की बातें शेयर कर सकते हैं। तो जब आप बातें शेयर करते हैं तब भी आपका प्रेशर रिलीज होता है। आपका से मेरा मतलब अगेन यहाँ पर ये है, इस टॉपिक से रिलेटेड उन बच्चों के लिए है जो इस तरीके की एक्टिविटी है जस्ट कूल दिखने के लिए या एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी घुसते हैं। ठीक है, सो द परसेप्शन अमंग द यंग दैट इट इज कूल, यही मैं टर्म बार बार आपको बता रही हूँ कि ये जो एक थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू आजकल की जो मूवीज दिखाई जाती हैं, उसमें जो एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि वाओ इट इज नथिंग, है ना, कि ये तो जस्ट सारा हीरो भी तो करते हैं, इस तरीके से जो दिया जाता है, दैट इज नॉट गुड। उसको लेने से कोई फायदा है नहीं। तो जो ड्रग्स, एल्कोहल, ये जो चीजें हैं अल्टीमेटली यंगस्टर्स को का फ्यूचर खराब करती हैं। ठीक है, सो और ये बहुत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलीविजन है, मूवी है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, ये एक्चुअली प्रमोट करते हैं इस परसेप्शन को कि आप अगर ये ले रहे हैं तो कूल दिख रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अल्टीमेटली अगर आपको उसका एडिक्शन लगा तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। उन सारे बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाती है जो इस एडिक्शन में फंसते हैं। ठीक है, तो हालांकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, और वो रीज़न कुछ भी हो सकता है कि उनका अनस्टेबल कैरियर हो सकता है, उनकी अनसपोर्टिव फैमिली हो सकती है, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में प्रेशर हो रहा हो, तब भी वो इस तरीके की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, जैसे कि ड्रग्स लेना, एल्कोहल लेना, इसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। ठीक है, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट ड्रग आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड रिपीटेडली, क्योंकि इसको ऐसा लिखा जाता है कि ये तो बहुत बढ़िया है ना, ऐसा माना जाता है यंगस्टर्स में, तो इसको बार बार लिया जाता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फेल टू रियलाइज दैट इट इज द इनहेरिटेड एडिक्टिव इन नेचर। ठीक है, एडिक्टिव एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन मीन्स, एडिक्शन इज द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ टू अ सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया,
अ टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, इस तरीके का टेम्परेरी, भाई मेरा माइंड रिलैक्स हो गया, उस चीज का एडिक्शन कि मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाऊं, ठीक है, इसलिए लोग ड्रग्स और ये सब लेते हैं, ठीक है। दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड, जरूरत नहीं है फिर भी लोग फिर लेना शुरू करते हैं और इस तरीके से वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ जाते हैं। विद रिपीट यूज ऑफ ड्रग द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर इज हाई। आप पहले एक एक टैबलेट लेते हैं या एक इंजेक्शन लेंगे, ऐसे ही अल्कोहल के केस में एक छोटा पैक जब पार्टी हो रही है एंड ऑल, फिर उसके बाद आप 2 फिर 3, इस तरीके से क्या हो रहा है, जो इस तरीके की संगत में है या जिसको लग रहा है कि मैं टेम्परेरीली कुछ देर के लिए शांत होना चाहता हूँ या आज पार्टी है सब ले रहे हैं, तो उसको धीरे 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 हाई कॉन्सेंट्रेशन लेने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि उसकी टॉलरेंस लेवल हाई हो जाती है, उसके रिसेप्टर्स हाई लेवल पर उसको ले सकते हैं, और जब हाई डोजेस जाती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एडिक्शन की ओर जाता है, ठीक है। सो इट शुड बी क्लियरली बोर्न इन द माइंड दैट यूज ऑफ दीज ड्रग्स इवन वंस कैन बी फोररनर टू एडिक्शन। अगर एक बार भी आप ले रहे हैं तो आप एडिक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, इस तरीके की चीजों को अगर ले रहे हैं तो। Thus the addictive potential of drug and alcohol pull the user into a vicious circle leading to their regular use, from which he or she may be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person get addicted and become dependent on their use. अगर आपको कोई गाइडेंस नहीं मिली है या काउंसलिंग नहीं हुई है तो आप उस पर डिपेंडेंट हो सकते हो। अब जब कोई किसी भी इंसान की बॉडी उस चीज़ के लिए एडिक्टेड हो जाती है और फिर उससे वो निकलना चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक मूवी आई थी आपने देखा होगा संजू, ठीक है, किसी फिल्म स्टार की लाइफ स्टाइल पर, लाइफ हिस्ट्री पर बेस्ड थी शायद वो। तो जब वो उसे निकलना चाहता है तो विड्रॉल सिम्टम आपने देखे हैं, कितने बुरे विड्रॉल सिम्टम थे। आप निकलने के लिए बहुत कोशिश करते हो मगर बहुत मुश्किल होती है विड्रॉल सिम्टम में। क्यों? आप रेगुलर उसे लेते हो तो आपको एंजाइटी होती है, आप शेकिंगनेस होती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, नोजिया, स्वेटिंग, ठीक है, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं जब आप उस पर्टिकुलर एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं। आपको डॉक्टर की गाइडलाइन में, आपको मेडिकल सुपरविजन में इस तरीके की चीज़ें, फिर आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर में इस तरीके के लोगों को डाला जाता है ताकि वो धीरे 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 नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सकें। तो विड्रॉल सिस्टम कैन बी सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकते हैं, एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग। The person may need medical supervision in that case, ठीक है। Dependence lead the patient to ignore all social norms in order to get sufficient fund to satisfy his needs. These result may social adjustment problem, ठीक है, social adjustment problem भी उनको हो जाती है। चलिए, effect of drug and alcohol abuse, जिन लोगों को ड्रग्स लेने की आदत हो जाती है या अल्कोहल लेने की आदत हो जाती है, वो रेकलेस बिहेवियर करते हैं और ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वॉलरेंस यानी कि लड़ाई झगड़ा करने वाले हो जाते हैं और वो सहन नहीं कर पाते उस चीज़ से दूर रहना, ठीक है। और एक्सेसिव डोज, जब उन्हें बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में अगर एक्सेसिव डोज ली जाती है, और ऐसी आए दिन न्यूज़पेपर में, टीवी में खबरें देखने को मिलती हैं कि वो बहुत ज़्यादा डोज ड्रग की ले ली थी और वो पर्सन कोमा में चला गया है या फिर डेथ हो गई है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर और सर्टेन काइंड ऑफ हेमरेज, है ना। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और देयर इनटेक अलोंग विद अल्कोहल इज जनरली रिजल्ट ऑफ ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ। अगर ड्रग के साथ अल्कोहल भी किसी ने ले लिया है तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है, या जिसे थ्रेटनिंग कंडीशन कह सकते हैं, और इस केस में कई बार डेथ भी लोगों की हो जाती है। So the most common warning sign of drug and alcohol abuse among the young include, क्या वार्निंग साइन होते हैं ड्रग और ये लेने के लिए? अगर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो गई है तो लोग डर के मारे लेते हैं। द अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल एंड कॉलेज, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, डर रहे हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, विड्रॉल या आइसोलेशन, सर्टेन काइंड ऑफ डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन है, फटीक, एग्रेसिवनेस, रेबेलियन बिहेवियर, किसी तरीके का एग्रेसिव बिहेवियर है, डिटीरियोरेशन रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप में फैमिली, फ्रेंड्स या अपने किसी पार्टनर के साथ उनका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, चेंज इन स्लीपिंग पैटर्न और ईटिंग पैटर्न, फ्लक्चुएशन इन वेट एंड एपेटाइट। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं लाइफ में, वो किसी भी यंग इंडिविजुअल के
केस में इस तरीके की सिचुएशन जो एकदम ट्रॉमा जैसा उनको लगता है या बहुत डर लगता है जिस चीज़ से, या जो उनके मेंटल पीस पर एकदम प्रभाव डालती हैं, वो उनको इस तरीके की चीज़ों की तरफ खींचते हैं। ठीक है, देयर मे बी इवन सम फार रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज इफ एन अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी। अगर उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं ड्रग या अल्कोहल खरीदने के लिए, तो वो चुराना शुरू कर देता है, उसको इतना ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, सो द एडवर्स इफेक्ट इज जस्ट नॉट द रेस्ट्रिक्शन टू द पर्सन हु इज यूजिंग ड्रग और एल्कोहल। एट टाइम्स अ ड्रग or alcohol addict become the cause of mental and financial distress to his entire family and friends. Okay, those who take drug intravenously, यानी कि जो इंट्रावेनसली का क्या मतलब हुआ, जो इंजेक्शन से लेते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन अपनी वेन में लेते हैं, तो कई बार वो निडल और जो सिरिंज होती है कहीं से भी पड़ी, क्योंकि वो एडिक्शन में है, तो वो किसी दूसरे ने यूज की, वही लगा, क्योंकि वो होश में तो है नहीं। तो उस तरीके के केस में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एड्स में पढ़ाया था कि एड्स किससे फैलता है, फ्लूइड से फैलता है, ब्लड से फैलता है। फ्लूइड से अगर यूज्ड इंजेक्शन भी अगर ले लिया, निडल यूज कर ली, तो एड्स या हेपेटाइटिस बी होने का भी खतरा बहुत रहेगा ऐसे लोगों को, है ना। और ये वन ऑफ द पॉपुलेशन थी जो मैंने उस टाइम पर लेक्चर में आपको बताया था कि जो बहुत इफेक्टिव हो सकती है इस तरीके की बीमारियों से। द वायरस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिजीज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल और सिरिंज। ठीक है, बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आर क्रोनिक इन्फेक्शन। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हेपेटाइटिस बी के बारे में हम और अगले लेक्चर में बात करेंगे। ये क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं और अल्टीमेटली इनमें डेथ होती है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। और ये दोनों के दोनों जो हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या इन्फेक्टेड ब्लड या फ्लूइड के थ्रू फैलते हैं। द यूज ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंस may also have long term effect. It could lead to heavy drinking in the adulthood. क्योंकि आपने तो जब एडोलसेंस स्टेज में थे, यंग हो रहे थे, उस टाइम पर अगर आपने फर्स्ट जस्ट एज अ ट्रीट या कूल दिखने के लिए या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लिया, तो अडल्टहुड आने तक डोजेस लोगों की बढ़ जाती हैं और फिर हैवी ड्रिंकर वो लोग बन जाते हैं। द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल, जब बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं तो उनको एक तो लिवर सिरोसिस हो जाती है और उनका जो नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। लिवर सिरोसिस हो जाती है और नर्वस सिस्टम भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। और अगर किसी ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एल्कोहल या एल्कोहल ड्रग का ओवर यूज किया है, तो उसके आने वाले बच्चे पर या फीटस पर भी इसका बहुत ही ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। Another misuse of drug is what certain sport person do to enhance their performance. आजकल ड्रग्स का मिसयूज अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन भी करते हैं, जो कि काफ़ी न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता है, टेलीविज़न में सुनने को मिलता है। दे यूज नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक एंड सर्टेन हार्मोन्स इन स्पोर्ट्स टू इंक्रीज देयर मसल स्ट्रेंथ। किस लिए करते हैं? अपनी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और अपनी एग्रेसिवनेस को बढ़ाने के लिए, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस जो एथलीट्स में है वो एकदम से बढ़ जाए। तो क्या क्या? एनाबोलिक स्टेरॉइड, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक्स एंड डायूरेटिक स्टेरॉइड, ये सारे नाम आपको याद करने हैं कि कौन से टाइप के ड्रग वो लोग लेते हैं। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इनमें से कोई भी एक आएगा और आपको देखना है कि कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन में साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल्स अगर इसको ज्यादा लेती हैं तो फीमेल्स में क्या आएगा? मेल जैसे कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। मस्कुलराइजेशन यानी मसल्स, अभी बताया ना कि मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज होता है, तो मस्कुलराइजेशन उनमें बढ़ जाता है। मस्कुलराइजेशन लगेगा तो वो दे अगेन लुक लाइक अ मेल। ठीक है, मेल जैसी उनका एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, मूड स्विंग्स बढ़ेंगे, डिप्रेशन बढ़ेगा, उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी फेस पर, बॉडी एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस और डिपेंडिंग ऑन द वॉइस। तो इस तरीके के जो मेल फीचर्स हैं वो उनके अंदर बढ़ने लगते हैं फीमेल्स के अंदर। और मेल में क्या होगा? मेल्स में एक्ने बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उनकी एग्रेसिवनेस एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, मूड स्विंग, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ टेस्टिकल्स का साइज कम हो जाता है, डिक्रीज स्पर्म काउंट घटता है, किडनी और लिवर
पर प्रभाव पड़ता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है। तो इस तरीके के जो एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, यस, तो इस तरीके के जो चेंजेस हैं ये मेल में होते हैं अगर वो ड्रग ज़्यादा लेते हैं अपनी मसल स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए ड्यूरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एथलीट्स, ठीक है। सो दीज इफेक्ट मे बी परमानेंट विद प्रोलॉन्ग्ड यूज, अगर वो लंबे समय तक ले रहे हैं तो ये परमानेंट हो जाते हैं। इन द एडोलसेंस, मेल और फीमेल, सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने एंड प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर ऑफ लॉन्ग बोन में रिजल्ट इन स्टंट ग्रोथ, ठीक है। अगर परमानेंट लेते हैं तो बहुत सारे उन पर फर्क परमानेंट भी हो जाते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा, अब देखते हैं कि प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए। यूजफुल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए सबसे पहला जो हेडिंग यहाँ दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में, दैट इज अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। फालतू का प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं है किसी तरीके की, क्योंकि हर बच्चा भगवान ने अलग बनाया है, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है। अगर हर आदमी यही सोचेगा कि मैं बिल क्लिंटन बन जाऊं तो वो तो नहीं है पॉसिबल। अगर बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर सचिन तेंदुलकर गाना गाना शुरू कर दे और लता मंगेशकर जी कहें, क्योंकि उनको भी क्रिकेट का बहुत शौक था, कि मैं क्रिकेट खेलूंगी, तो कैसा लगेगा? नहीं ना, उनके अंदर क्रिकेट का गुण दिया है प्रभु ने और लता जी को गला दिया हुआ था, ठीक है, जो कि सबसे बेस्ट था। तो उनके अंदर संगीत के लिए था क्वालिटी, उनके अंदर क्रिकेट के लिए है। ऐसे ही आप कोई भी दो एग्जाम्पल ले सकते हैं। और इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर आदमी की, हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है, अपनी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। और उसके अंदर कोई ना कोई भगवान ने गुण दिया होता है जिसमें वो एक्सेल करता है। इट मे बी ड्राइंग, इट मे बी सिंगिंग, इट मे बी पढ़ाई, ठीक है, इट मे बी कुकिंग, ठीक है, इट मे बी बुक राइटिंग, कोई भी हो सकती है, ठीक है। और हो सकता है शेयर मार्केट का गुण उसके अंदर बहुत अच्छा हो सकता है एक बहुत अच्छा आरजे बन जाए। तो इसलिए बिना बात का पीयर प्रेशर लेने की किसी भी बच्चे को कोई जरूरत नहीं होती है। डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देंगे, ये लेक्चर भी उसी के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एक तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नहीं, भगवान ना करे ना आए, लेकिन ना आए तो आपके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। ना आए इसका मतलब भगवान ने 4 और अच्छे दरवाजे खोले हुए हैं कि नहीं, आप इसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट नहीं हो, आप उस चीज के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो, आप उधर आओ और आप वहां पर ज्यादा अच्छा करते हो, है ना। तो यही इसके लिए इस हेडिंग में बताया हुआ है, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। एवरी चाइल्ड हैज हिज or her own choice and personality which should be respected and nurtured. A child should not push undue to perform beyond his threshold limit to be study or sports or in other activity. ठीक है। Education and counseling is the second point. Education and counseling him, यानी कि बच्चों को अगर वो किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी तरीके का स्ट्रेस है लाइफ में, किसी तरीके की फेलियर है, तो उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग मिलनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं वो जिस फेज में आप अभी हैं, वो फेज आपके पेरेंट्स ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपके पेरेंट्स ने, आपके बड़े भाई बहनों ने, आपके कजिन्स ने वो उस लाइन से गुजर चुके हैं। तो सेम सिचुएशन उनके भी साथ आई थी, उन्होंने कैसे टैकल किया। और जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स या आपके बड़े भाई बहन को वो चीज मिल गई हो जो वो चाहते थे पहली बार में, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल है ना। तो उनको एजुकेट करना, बच्चों को उनकी काउंसलिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और उन्हें ये समझाना कि नहीं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, आपके लिए और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इट वुड ऑल्सो बी वर्थ वाइल द चैनलाइज द चाइल्ड एनर्जी इन द हेल्दी परस्यू, लाइक स्पोर्ट्स में उनकी एनर्जी लगाई जाए, रीडिंग में, म्यूजिक, योगा और बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, वहां पर लगाई जाए और किसी ना किसी में बच्चे अच्छे निकलते हैं। तीसरा है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स शुड बी शाउट immediately so that they can guide appropriately. हेल्प में इवन भी जो है आपको हेल्प अपने क्लोज और ट्रस्टेड फ्रेंड्स से भी मिलती है। कई बार हम अपने पेरेंट्स से उतने ज़्यादा खुले नहीं होते जितना हम अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तो उनकी तरफ से भी आपको हेल्प मिलती है। बिसाइड गेटिंग प्रॉपर एडवाइस ऑफ टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम, इट वुड हेल्प यंग टू वेंट देयर फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड गिल्टी। अगर कोई गलती हो गई है आपसे और आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, किसी चीज़ की घबराहट हो रही है, तो आप शेयर करिए इस चीज़ को अपने किसी भी अपने से। आप उस चीज़ से काफ़ी हद तक
आप उस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, डेंजर साइन जो है उनकी तरफ लोगों को देखना चाहिए, जैसे कि पेरेंट्स और टीचर्स नीड टू लुक फॉर एंड आइडेंटिफाई द डेंजर साइन जो बच्चों में दिखाई देते हैं कि भाई इसका अचानक से भूख कम हो गई है, ये अचानक बहुत ज़्यादा सो रहा है, ये बात कम करता है, ये आजकल कुछ चुप चुप रहता है, ये कुछ शेयर नहीं कर रहा। तो अगर इस तरीके के डेंजर साइन मिलें तो पेरेंट्स को उसको सीरियसली लेना चाहिए और उन बच्चों से बात करनी चाहिए। इवन फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स को भी ये दिख रहा है कि दे फाइंड समवन यूजिंग ड्रग और एल्कोहल बहुत ज़्यादा, शुड हैव टू हेजिटेट, ब्रिंग देयर, शुड नॉट, मतलब उनको ये नहीं है कि उनके पेरेंट्स को बताएंगे तो क्या होगा, उन्हें बताना चाहिए पेरेंट्स को और टीचर्स को कि भाई फलाना फलाना जो भी है वो आजकल बहुत ड्रग ले रहा है या एल्कोहल ले रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, आप उनसे बात करिए। अगर पेरेंट्स को पता नहीं लग पा रहा तो दोस्तों की ये ड्यूटी बनती है। एप्रोप्रिएट मेजर वुड देन बी रिक्वायर्ड टू डायग्नोज द मेलेडी एंड द अंडरलाइंग कॉज। जब पता चल जाता है तो उसको फिर धीरे धीरे क्योर किया जाता है, उससे बात की जाती है, काउंसलर के पास ले जाया जाता है और इसी तरीके से दिस पर्टिकुलर थिंग वुड हेल्प टू इनिशिएटिंग द प्रॉपर remedial step for the treatment. Seeking professional and medical help too. A lot of help is available in the form of highly qualified psychologists बैठे हुए हैं, बहुत सारे psychiatrists बैठे हुए हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर प्रोग्राम्स हैं। ये उन इंडिविजुअल्स की हेल्प करते हैं जो इस तरीके की चीज़ों में फंस जाते हैं। ठीक है, विद सच हेल्प द अफेक्टेड इंडिविजुअल विद सफिशिएंट एफर्ट विल पावर कैन गेट rid द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड लीड अ परफेक्टली नॉर्मल लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। अगर आप हेल्प लेंगे, और हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, सब दुनिया में हेल्प लेते हैं एक दूसरे की, ऐसा कोई है ही नहीं जो 100% परफेक्ट हो और उसे किसी की हेल्प ना पड़े, ज़रूरत ना पड़ी हो। आप धीरे धीरे कोशिश करते हैं, फैमिली का, सोसाइटी का सपोर्ट आपके साथ होता है, उन इंडिविजुअल, आपका मतलब अगेन उन इंडिविजुअल्स के साथ जो इस तरीके की चीज़ों में फंस गए हैं, तो डेफिनेटली परफेक्टली नॉर्मल लाइफ में एंटर करने में आपको कोई दिक्कत होती नहीं है अगर आप प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प लेते हैं, फैमिली आपके साथ होती है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हमें ड्रग्स के नाम याद रखने हैं, उनके स्ट्रक्चर याद रखने हैं, उनके कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू सो मच।